हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड एमसीक्यू है वो सोल्व किए थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में भी हम टिश्यू से जो एनिमल टिश्यू है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। बाईलैंग्वेज लैंग्वेज रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल लिविंग आर कंपोस्ट ऑफ। सारे के सारे जो जीवित प्राणी हैं, सजीव है, वो किससे बने हुए होते हैं? सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स है वो किससे बने हुए हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल, सेकंड ऑप्शन है टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गन एंड डी ऑप्शन है ऑर्गन सिस्टम। इसमें से किससे क्या बना हुआ है? जो लिविंग्स है, सारे के सारे सजीव है, वो किससे बने हुए होंगे? तो हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा था, एमसीक्यू भी सोल्व किए हैं और कंटेंट भी पढ़ा है उसका, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर क्या बने हुए? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने हुए थे। जो सेल्स का ग्रुप है वो मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू, और टिश्यू से फिर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन बॉडी बनती है। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु पॉइंट द टर्म टिश्यू। टिश्यू जो टर्म है ये किसने था? उत्तक शब्द है, ये किसने दिया था? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट कोच, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन एंड डी ऑप्शन है बिचेट। इनमें से किसने टिश्यू के बारे में बताया था? जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था टिश्यू टर्म के बारे में? तो जो बीचेट है, 1801 में बीचेट ने बताया था किसके बारे में? टिश्यू, जो टिश्यू टर्म है वो दी थी, जो उत्तक शब्द है वो दिया था। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो टिश्यू टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन की गई थी? बीचेट के द्वारा। कब? 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। जो टिश्यू की स्टडी करते हैं, जो उत्तक का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी, सेकंड है माइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फाइकोलॉजी एंड डी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी। तो जैसे कि हम सेल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे? सेल के लिए साइटो। सेल के लिए साइंस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? साइटो। उसी प्रकार से टिश्यू के लिए क्या यूज करते हैं? हिस्टो। क्या यूज करते हैं? हिस्टो। और जो टिश्यू है उसके अध्ययन को क्या कर देंगे? इसके आगे लॉजी और लगा देंगे, तो टिश्यू के स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। टिश्यू के जो स्टडी कर रहे हैं, उत्तक का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। यहाँ पे अलग अलग टर्म दे रखे हैं। साइटोलॉजी किसके लिए यूज करेंगे? सेल के लिए। माइकोलॉजी किसके लिए यूज करेंगे? जो फंगस होती है, कवक होती है, फुफंदी जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो एल्गी होती है, शैवाल होता है, उसकी स्टडी के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी है उसके जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेयर, सेकंड है मार्सिलो मालपीजी एंड सी ऑप्शन है बिचेट एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो बिचेट है उनको जाना जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। जो बिचेट है इनको माना जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, और इन्होंने ही जो टर्म है टिश्यू को दी थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू का टाइप नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू एंड डी ऑप्शन है फाइलम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू भी किसका पार्ट है? एनिमल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू भी, मस्कुलर टिश्यू भी। लेकिन फिलोएम टिश्यू है वो हमने किस में पढ़ा था? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसका पार्ट था फिलोएम, जिसका काम था प्लांट के अंदर जो फूड बन रहा है उसको ट्रांसलोकेट करना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नोट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो क्या हो जाएगा? फिलोएम।
जो एनिमल टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप होंगे? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं या फिर एपिथेलियल ऊतक भी उसको कहा जाता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहा जाता है। थर्ड टाइप हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशीय ऊतक कहा जाता है। और जो फोर्थ टाइप है वो हो जाएगा नर्वस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक बोलते हैं हिंदी में। तो 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। यहाँ पर उनमें से 3 दिए गए, ये तीनों एनिमल टिश्यू हो गए, और ये जो फिलोएम है ये क्या होता है? प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर। मतलब वो टिश्यू हमें बताना है जो एनिमल्स की बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहर से एक बाहरी आवरण प्रदान कर रहा है, उसको ढकने का काम कर रहा है और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। उस टिश्यू का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? शरीर को बाहरी आवरण प्रदान करता है। जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो हमारी स्किन है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो जो बाहरी आवरण प्रदान करने का काम कर रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है, वो कौन करेगा? एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है, वो क्या कर रहा है? बाहरी आवरण प्रदान करने का काम करता है। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसका मेन काम मतलब कार्य, मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? क्या काम करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो प्रोटेक्शन, जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट भी कर रही है, कोई भी चीज़ अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उस चीज़ से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सीक्रेशन, पसीना कहाँ से निकलते हैं? कुछ ऑयली सब्सटेंसेस निकलते हैं स्किन से, तो क्या कर रही है? सीक्रेशन भी कर रही है, किसी ना किसी चीज़ का स्राव भी कर रही है। एब्जॉर्प्शन, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, सिक्रेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। ये सारे के सारे काम किसके हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। तो जो अपना डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो मेन फंक्शन क्या क्या हो गए? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एपिथेलियल टिश्यू आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मतलब जब बेबी का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? हमने 3 जो डम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जो कि एक भ्रूण के अंदर अलग अलग अंगों, अलग अलग जो टिश्यू तक होते हैं उनके फॉर्मेशन में वो हेल्प करती है। कौन सी में मेसोडर्म करेगी, कौन सी में एक्टोडर्म करेगी, एंडोडर्म करेंगे, ये एम्ब्रियल डेवलपमेंट हम जब पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन में, वहाँ पे ये समझ में आपको अच्छे से आएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि एपिथेलियल टिश्यू वो कौन सी लेयर, एक्टोडर्म से बनेगा या मेसोडर्म से बनेगा या एंडोडर्म से बनेगा, कौन से बनेगा? तो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्टोडर्म से भी बनता है, मेसोडर्म से भी बनता है और एंडोडर्म से भी बनता है। एक्टोडर्म जो भारी आवरण बनाने का काम करती है, तो जो हमारा भारी आवरण है उसके अंदर कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है। मेसोडर्म जो ऑर्गन्स के चारों तरफ की जो परत होती है वो बनाने का काम करती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स बनाने का काम करती है, लेकिन उन इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि उनका प्रोटेक्शन का काम करती है, और उस प्रोटेक्शन का काम करने वाली लेयर के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो वहाँ भी एपिथेलियल आ गया। एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स का करेगी, ये भी, तो वो भी कहाँ पे आ गया? किसमें आ गया? एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि उसकी बाहरी कवरिंग में तो क्या रहेगा? एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? एक भ्रूण के अंदर, एक जो फीटस है उसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जो लेयर है ये मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाने काम करती है, इसकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा।
डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेलुलर स्पेस इन टिश्यू इज नेग्लिजिबल। कौन से टिश्यू के अंदर जो कोशिकाओं के बीच का स्पेस, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में जो जगह है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर होती है। कौन सी के अंदर? तो न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल जो इंटरसेलुलर स्पेस है नेग्लिजिबल रहेगा किसके अंदर? एपिथेलियल टिश्यू में। जो उपकला ऊतक है उसके अंदर ये ना के बराबर रहता है। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पिक द करेक्ट वन रिगार्डिंग इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके मतलब उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें एपिथेलियल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। इट फॉर्म स्किन, ये तो सही है, स्किन में बनाने में काम करता है, स्किन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट सेल्स आर टाइटली पैक्ड, हाँ भाई टाइटली पैक्ड है तभी इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम है। जो अंतरकोशिकीय जगह होगी वो जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है, उसकी कोशिकाओं के बीच वो ना के बराबर होती, ठीक है। तो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल सटे रहते हैं। इट हैज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है। आधार झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाई जाती है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? ब्लड इज द एग्जाम्पल ऑफ इट, एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल बता रहा है किसको? ब्लड को। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ब्लड है वो किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। जो संयोजी ऊतक है उसका उदाहरण होगा कौन? रक्त। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी और बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो डी इनकरेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, जो विसरण प्रक्रिया है उसके लिए कौन उत्तरदायी रहता है? जो विसरण प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप दे दी, एपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप दे दिए और पूछ लिया कि डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, विसरण प्रक्रिया होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होगा? स्क्विमस एपिथेलियल, क्यूमुलर एपिथेलियल या फिर क्यूबोइडियल एपिथेलियल या फिर न्यूरल टिश्यू। तो जो स्क्विमस मतलब इनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये क्यूबोइडियल शेप में रहेगा, ये कोलुमुलर मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैच रहेंगे जैसे कि एक स्तंभ बनता है, ये सिल्क एपिथेलियल एक हल्की सी परत की तरह रहता है। तो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए? तो जो सबसे ज़्यादा पतला रहेगा उसी के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे फिर वो गैसियस फॉर्म में हो। क्या कर रहा है? हायर टू लोअर जा रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस में, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का होता है। एक होती है ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ ओस्मोसिस में लिक्विड का हायर टू लोअर होता है और डिफ्यूजन में हायर टू लोअर जाएगा, तीनों के तीनों सॉलिड, लिक्विड, ठोस, तरल, गैस तीनों हाई ज़्यादा मात्रा से किधर जाएंगे? जिधर उसकी मात्रा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस का पूछा है तो किसके अंदर होगा? जो पतला होगा उसमें से जल्दी पास होगा, पतला होगा उसमें से जल्दी पास होगा। तो पतला कौन सा होता है? स्क्विमस होता है। तो अपना जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए? डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू? तो ओसोफेगस, कैपिलरीज, एल्वियोली, ऑल ऑफ दीज। तो स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू वो ओसोफेगस, जो हमारी आहार नली होती है, फूड पाइप होती है, उसके अंदर एक परत होती है, ठीक है। और वो परत किसकी बनी होती है? स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की
कैपिलरीज और एल्वियोलीज के अंदर भी क्या होती है, हल्की सी एक परत होती है, वो किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये सभी के सभी ओशियोफेगस, कैपिलरीज और एल्वियोली, ये सारे के सारे इनके अंदर क्या मिलेगा, स्क्वेमस एपिथेलियल। तो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबोइडियल एंड क्यूमुलर एपिथेलियल हेल्प इन। जो क्यूबोइडियल और क्यूमुलर एपिथेलियल है ये किस में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में, सीक्रेशन में, एक्सक्रीशन में, ऑल ऑफ दिस। देखो हमने एपिथेलियल का बताया था, वही उसके टाइप्स हैं, वो काम करेंगे। ये दोनों के दोनों एपिथेलियल टिश्यू के टाइप है, क्यूबोइडियल भी और कोलुमुलर भी, दोनों के दोनों टाइप है किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन का काम भी कर रहा था, सीक्रेशन का काम भी कर रहा था, एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है forms the lining of kidney tubules and duct of salivary gland where it provides mechanical support। कौन सा टिश्यू है, यहाँ पर एपिथेलियल के टाइप दे रखे अपने पास, कौन सा टिश्यू है जो किडनी के ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग बनाता है, सलेवरी ग्लैंड की डक्ट्स बनाता है, और ये सलेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स और किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है वो क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर। जो गुर्दा होता है उसके नली और लार ग्रंथि के अंदर अस्तर का निर्माण कर रहा है, लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो वो कौन सा टिश्यू ये काम करता है, कौन सा करेगा, कोलुमुलर करेगा या क्यूबिडियल करेगा या स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल करेगा या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। तो एक हल्की सी परत बनेगी एक लाइन की फॉर्म में। आप अपने माउथ में भी ये चीज़ देख सकते हो, सलेवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होती है। आप जीभ को जैसे ऊपर की तरफ लगाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसे ऐसे लाइन खींच, ऐसा फील होता है वहाँ पे। तो ये जो लाइनिंग है ये कौन बनाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कौन बनाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। डी ऑप्शन अपना ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू विच फॉर्म ग्लैंड। कौन सा टिश्यू है जो कि ग्लैंड्स बनाने का काम कर, कौन सा टिश्यू होगा जो कि ग्रंथि बनाने का काम करेगा, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू या फिर स्क्वेमस एपिथेलियल या क्यूबोइडियल। तो जो क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या काम करता है, जो ग्रंथियां हैं उनको बनाने का काम करता है। डी ऑप्शन है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू है सीलिया। जो कोलुमुलर एपिथेलियल है उसके अंदर सीलिया है। अब वो सीलिया हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है वो पूछ रखा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, स्टमक में, बोथ ए एंड बी। तो देखो रेस्पिरेटरी सीलिया क्या होते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल जैसी संरचना होती है जो कि किसी चीज की मूवमेंट में, गति में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो जो ये सीलिया है ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ रहा है, नोस्ट्रिल आ रहा है। नोस्ट्रिल में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो धूल मिट्टी के कण जा रहे हैं उनको क्या करेगी, फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं कि जब ओवरी से एग मैच्योर हो जाता है तो उसको कहाँ पर लेके आना होता है, फैलोपियन ट्यूब, जो एक साइट होती है एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है वो क्या करेगी, फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, सीलिया प्रेजेंट रहेगा। ये फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्या काम कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया काम करते किस चीज़ के अंदर, उस जो एग मैच्योर हुआ है उस एग को उस साइट तक पहुँचाना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन। जो डिम वाहिनी नलिका है उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो बाल जैसी संरचना है वो उपस्थित होती है।
काम क्या है उसका, जो अंडाणु परिपक्व हुआ है उसको जहाँ निषेचन प्रक्रिया होती है वहां तक पहुंचाने का काम करना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब दोनों के अंदर क्या रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। तो अपना डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सेल्स विच लाइन द ब्लड वेसल रिलेटेड टू विच, जो ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग आती है वो किस वजह से आती है, कौन से टिश्यू की वजह से, कनेक्टिव, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्क्वेमस या कोलुमनर। तो किसकी वजह से होगा, स्क्वेमस की वजह से, स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब जहाँ पर लाइनिंग आ गई ना वहाँ पे कौन सा आएगा, स्क्वेमस, सिल्की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो वहाँ पर रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिक द इनकरेक्ट अबाउट केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन के बारे में रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या है वो बताना है। हार्ड होता है, वाटर प्रूफ, फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन और परमेएबल टू वाटर। देखो एक जगह वाटर प्रूफ बोल रहे हैं और एक जगह परमेएबल बोल रहे हैं। तो जो केराटिन प्रोटीन है वो हार्ड होता है, हमारे नेल्स हार्ड होते हैं, नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ रहेगा, नेल्स के अंदर पानी थोड़ी ना जाता है, जो आपने ये वाला हिस्सा है यहाँ पे पानी थोड़ी ना जाता है अंदर इसके। तो वाटर प्रूफ होता है। और जो हमारी एपिडर्मिस है स्किन की उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन परमेएबल टू वाटर नहीं था। वाटर परमेएबल मतलब जल के लिए पारगम्य स्थिति प्रोवाइड करना, मतलब जल पानी है वो उसके अंदर से आ जा सकते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है, कौन, केराटिन प्रोटीन ऐसा नहीं होता है। तो ये तीनों सही है केराटिन प्रोटीन के बारे में। केराटिन हार्ड है, वाटर प्रूफ है और एपिडर्मिस, जो स्किन के एपिडर्मिस है उसमें पाया जाता है, लेकिन वाटर के लिए वाटर परमेएबल नहीं होता है, पानी को ये पास नहीं करते अंदर से। तो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन प्रोटीन फाउंड इन, केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, स्किन, हेयर, नेल्स। तो हर जगह, स्किन में भी पाया जाता है, हेयर में भी पाया जाता है, नेल्स में भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, केराटिन प्रोटीन फाउंड इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू इज। तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, मैट्रिक्स होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में जो मैट्रिक्स है, मतलब एक तरलीय पदार्थ है, तरलीय पदार्थ है, जेली पदार्थ है। और वो कैसा रहेगा, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में, ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक होता है, उसके अंदर तो काम ही सारा का सारा मैट्रिक्स का, ब्लड ले लो, अपनी जो बोन्स है वो ले लो, कार्टिलेज ले लो, सबके अंदर क्या रहेगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा, किसी में लिक्विड फॉर्म में, किसी में सॉलिड फॉर्म में। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट मिलेगी, ज़्यादा मिलेगा। तो क्या होगा, मोर। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू इज मोर, ज़्यादा अमाउंट है वो यहाँ पे मिलती है। बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कनेक्टिव टिश्यू है वो लार्जेस्ट टिश्यू भी बोला जाता है, लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल भी बोला जाता है। ब्लड के अंदर बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडोन्स, और इन सब के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में बी। जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में, जेली लाइक, सॉलिड, ऑल ऑफ दिस। तो हर फॉर्म में मिल सकता है। अब देखो अगर हम बोन के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है तो वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ब्लड का मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, वो किस फॉर्म में होता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो हर फॉर्म में क्या मिलेगा अपने को, जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है वो मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, कनेक्शन, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन। तो कनेक्शन का काम उसका नाम ही बता रहा है, कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट करने का काम। अब ब्लड है पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ब्रेन टू
जो अपना पैर का नीचे का हिस्सा है वहां तक कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ भाई बोन्स है तो मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, वेस्ट उसको फिल्टर आउट करने के लिए किडनी के पास लेके जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम कर रहा है। लेकिन एंजाइम्स का सीक्रेशन नहीं करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। जो एंजाइम्स का सीक्रेशन है वो कौन करेगा, एंजाइम्स का सीक्रेशन करेगा एपिथेलियल टिश्यू। जो उपकला उत्तक होता है, एपिथेलियल टिश्यू है, वो क्या करता है, एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेगा। तो इसमें यही बोला गया नोट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स इज अ नोट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्किन, लिगामेंट, टेंडोन, बोन। तो लिगामेंट है, ये क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। लिगामेंट है, ये क्या करते हैं, बोन टू मसल अटैचमेंट करने का काम, एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करते हैं। टेंडोन्स है, वो क्या करते हैं, टेंडोन्स बोन टू बोन अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और बोन्स, ये तीनों के तीनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। लेकिन स्किन है, ये नहीं होती कनेक्टिव, स्किन है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है, एपिथेलियल टिश्यू का, उपकला उत्तक है उसका ये एग्जाम्पल होगा। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज आर द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल पूछ लिए, बोन, लिगामेंट, ब्लड, तो सारे के सारे ही हैं। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, लिगामेंट भी, ब्लड भी, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूछा है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट या ब्लड। तो ब्लड है वो क्या होगा, फ्लूइड, तरलीय संयोजी ऊतक कौन सा हो जाएगा, रुधिर, जो रक्त है वो क्या हो जाएगा, तरलीय संयोजी ऊतक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन रहेगा, ब्लड रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ बोन कनेक्टिव टिश्यू, और बोन का मेन काम पूछा गया, बोन कनेक्टिव मतलब बोन का, हड्डी का ही काम पूछा है। गिविंग द फ्रेमवर्क टू बॉडी, एंश्योर द मसल्स, सपोर्ट द ऑर्गन, ऑल ऑफ दिस। देखो फ्रेमवर्क, शरीर को पूरा का पूरा, एक जो हमारा शरीर का ढांचा है वो किसी से बना है, हड्डियों से बना हुआ है। मांसपेशियों को सारा, मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, अगर हमारी शरीर के अंदर हड्डियां ना हो तो क्या होगा, मांसपेशियों का एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मांसपेशियों को सहारा देने का काम कौन कर रहा है, बोन्स करती है। ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम भी कौन कर रहा है, जो बोन है वो करती है। तो सारे के सारे काम किसके हैं, बोन्स के हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिश्यू, इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड टिश्यू है, हार्डेस्ट कर लो, हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्डेस्ट टिश्यू। तो ब्लड, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, इनमें से कौन सबसे हार्डेस्ट है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है बोन है वो क्या है, हार्डेस्ट, बोन है वो क्या, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज, जो हड्डियां हैं उनके अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, और वो कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, जेली लाइक रहेगा या गैसियस रहेगा। तो बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है वो कैसा होता है, सॉलिड, कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज सॉलिड, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ, जो बोन्स का मैट्रिक्स है, मतलब जो अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ है हड्डी के अंदर, वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, सोडियम फॉस्फेट से, पोटाशियम फॉस्फेट से, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4 की ट्वाइस। कई बार सीधा फॉर्मूला दे देता है, ये नहीं लिखा आता कैल्शियम फॉस्फेट,
ये अगर दे दे आपको केमिकल फॉर्मूला तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि जो बोन है मैट्रिक्स है बोन्स का, वो किससे बना हुआ है, CaPO4 से बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द। दो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन सा कनेक्टिव टिश्यू करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लिगामेंट, सेकंड है टेंडोन, थर्ड है कार्टिलेज, डी है नन ऑफ दिस। तो कौन करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करेगा, जो टेंडोन्स है वो क्या करते हैं, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। देखो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडोन्स करता है, कंडरा है वो ये काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा सही पेयर, बोन एंड स्किन, बोन एंड बोन, बोन ब्लड एंड स्किन, कार्टिलेज एंड मसल। इनमें से कौन सा है जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका सही मतलब उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे स्किन आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ स्किन आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ मसल आ गई तो मसल किसका आ गया, मस्कुलर टिश्यू में। पेशी उत्तक में पढ़ेंगे तो ये भी गलत हो गया। तो ब्लड और बोन ये वाले जो एग्जाम्पल है ये सही है, ब्लड और बोन दोनों ही क्या है, कनेक्टिव एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स द बोन टू मसल, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन से मसल को जोड़ने का काम कर रहा है, जो अस्थि है उसे मांसपेशियों को जोड़ने का काम करेगा। तो लिगामेंट, टेंडोन, एपिथेलियल या फिर एडिपोज। तो कौन करेगा, लिगामेंट। लिगामेंट जो स्नायु होता है वो क्या करता है, बोन टू मसल अटैचमेंट में हेल्प करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है वो बताना है, संयोजी ऊतक नहीं है वो बताना है। एडिपोज, एरेोलर, ब्लड, ग्लैंडुलर, इनमें से कौन सा होगा जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो जो ग्लैंडुलर है ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये क्या नहीं रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोटीन आएगा। यहाँ पे ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना हुआ होगा, एडिपोज का, टेंडोन का, लिगामेंट का या कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज क्या है, एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर होती है, हड्डियों के जैसी ही होती है लेकिन वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है। ठीक है, हड्डियों की जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन वो क्या रहेगी, नरम रहेगी। जैसे कि अपने नाक के आगे वाले यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्टिलेज, इसको हम मुकर ईयर पिन्ना हो गया, ये क्या रहेगा, यहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है, तो बोन जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन क्या है, सॉफ्ट है। और इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्टिलेज जो अपना ट्रैकिया होता है, श्वास नली है, उसके अंदर छल्ले बने होते हैं, रिंग्स बनी होती है, इस टाइप से नहीं, सी टाइप में बनी होती है, सी टाइप में रिंग्स बनी होती है जो अपनी श्वास नली है उसके अंदर, तो वहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लैरिंग्स होता है, अपना कंठ होता है, ये भी किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट, जॉइंट्स के ऊपर जो स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पर चिकनापन आता है, स्मूथनेस होता है, वो किसकी वजह से होगा, एडिपोज की वजह से, एरियोलर की वजह से, टेंडोन की वजह से या कार्टिलेज की वजह से। तो किसकी वजह से होता है, कार्टिलेज की, इसकी वजह से होगा कार्टिलेज। तो डी ऑप्शन, मतलब चिकनापन है हड्डियों के जोड़ों में, वो किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। नेक्स्ट है, वी कैन फोल्ड आवर ईयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हम अपने कान
को फोल्ड कर सकते हो, जो ईयर पिन है इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो किस वजह से, किसकी परजेंस की वजह से? बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर। तो हमें पता है हड्डी तो मुड़ेगी नहीं, एडिपोज टिश्यू अंदर पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू भी अंदर पाया जाता है, बाहरी स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है। तो कौन हो जाएगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज की वजह से क्या कर सकते हैं हम? अपने ईयर को फोल्ड कर सकते हैं, ईयर पिन है उसको फोल्ड कर सकते हैं। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ईयर, नोज, लैरिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ईयर में भी प्रेजेंट है, नोज में भी प्रेजेंट है, लैरिंग्स में। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्टिलेज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड इन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? बोन मैरो, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, ऑल ऑफ दिस। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो हमारी बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है, स्किन और मांसपेशियों के बीच में भी प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो इन सभी के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। क्या फंक्शन नहीं है, एरियोलर टिश्यू का फंक्शन नहीं है, वो बताना है। फर्स्ट है आंतरिक अंगों को सहारा देना, सेकंड है अंगों के भीतर खाली जगह को भरना, उत्तकों की मरम्मत में सहायता करना, हेल्प द रिपेयर इन टिश्यूज, एंड एंजाइम हार्मोन को स्रावित करना। तो देखो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और स्पेस ऑर्गन्स के बीच में, जो ऑर्गन्स है उनके बीच में जो जगह खाली होती है उनको भरने का काम भी करता है, और अगर कोई टिश्यू टूट गया तो उसको रिपेयर करने का काम भी करता है। तो ये तीनों फंक्शन तो हैं सही, लेकिन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन ये एरियोलर टिश्यू का काम नहीं है। ये एंजाइम सीक्रेशन कौन कर रहा था? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट को, जो वसा को स्टोर करके रखता है? एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज या ब्लड। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या करता है? जो फैट होती है उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर, फैट को स्टोर करके रखता है। और फैट क्या होती है? जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कुचालक होती है किस? उष्मा की। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर रहती है। जो हमारे अंदर मोटापा बढ़ता है वो इस एडिपोज टिश्यू की वजह से बढ़ता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ऑल्सो लेट्स एडिपोज टिश्यू एज एन इंसुलेटर। एडिपोज टिश्यू के अंदर किसका स्टोरेज हो जाता है जिसकी वजह से वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है? उसमें एक कुचालक की तरह काम करेगा, हीट है उसको, उसका बैड कंडक्टर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है फैट, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है अमीनो एसिड। तो जो फैट है उसका स्टोरेज हो जाता है किसके अंदर? एडिपोज टिश्यू के अंदर, और इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उष्मा का कुचालक वो होता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हैवर्शियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्शियन सिस्टम है वो किसके अंदर पाया जाएगा? बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज। तो जो हैवर्शियन सिस्टम है किस में पाया जाएगा? बोन्स के अंदर पाया जाता है। और किसकी बोन्स में? सिर्फ मैमल्स की बोन में। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनकी बोन्स में हैवर्शियन सिस्टम है वो पाया जाता है। अपना ए ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्ट सेल्स आर फाउंड इन। जो मास्ट सेल्स है वो किसके अंदर पाई जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, न्यूरल टिश्यू में या ब्लड टिश्यू के अंदर? तो मास्ट सेल्स किसके अंदर पाई जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाएंगी, कनेक्टिव टिश्यू। ए ऑप्शन है, जो फाइब्रोजन है उसका टाइप है, तो ये ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मास्ट सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट सेल सीक्रेट्स। मास्ट सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, चीज को स्रावित करती है? हेपरिन को, हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को या ऑल ऑफ दिस? तो मास्ट सेल हेपरिन का सीक्रेशन भी करती है, हिस्टामिन का भी करता है, सेरोटोनिन का भी करता है,
तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। हेपरिन है वो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त वाहिनिकाएं होती है, उनके अंदर खून का थक्का ना बने, उसके अंदर कौन काम करता है, हेपरिन। ठीक है, लीवर भी सीक्रेट करता है इसको। ठीक है, लीवर के अंदर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन अपने जो ब्लड का कैल्शियम के कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना। सेरोटोनिन क्या करेगा, अमाउंट को कम करना। ठीक है, तो मास्ट सेल है वो क्या कर रही है, हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये तीनों के तीनों स्रावित करने का काम कर। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, हेपरिन करेगा, हिस्टामिन करेगा, सेरोटोनिन या फिर एंटासिड। तो कौन करेगा, हिस्टामिन है वो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। हिस्टामिन है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है, डिक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। कौन है जो ब्लड सर्कुलेशन का जो है उसको कम करता है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसकी स्पीड को कम करने का काम कौन करता है, हेपरिन करेगा या हिस्टामिन करेगा, सेरोटोनिन करेगा, एंटासिड करेगा। तो जो सेरोटोनिन है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, ब्लड सर्कुलेशन। किसको कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ ऑफ एनी लिविंग सेल और टिश्यू इज कॉल्ड। अगर किसी टिश्यू की या सेल की का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले डेथ हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया या फिर नियोप्लेशिया, किसको बोलेंगे। तो जो नेक्रोसिस है इसको कहा जाता है क्या, डेथ मतलब ये टर्म दी गई है किसको, लिविंग सेल्स की डेथ हो रही है, टिश्यू की डेथ हो रही है बिफोर द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उनका जो लाइफ टाइम का मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल का टाइमिंग है वो पूरा होने से पहले अगर किसी सेल या टिश्यू की डेथ हो जाती है किसी इंजरी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेपरेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू फ्रॉम द बॉडी फॉर एग्जामिन इज कॉल्ड। एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए बॉडी से कोई सेल निकाल ली या कोई टिश्यू निकाल लिया तो उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी कहेंगे या ऑटोप्सी कहेंगे, वेस्क्यूक्टोमी कहेंगे या ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। तो अगर हम सेल या टिश्यू निकाल रहे हैं बॉडी से कोई कोई एग्जामिन, कोई परीक्षण करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, बायोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम करते हैं उसको बोलते हैं। वेस्क्यूक्टोमी किसको बोलेंगे, जो टेस्टिस होते हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर वासा डिफरेंशिया का एक कनेक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो वहाँ पे वासा डिफरेंशिया की जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको काट के बांध दिया जाता है, मतलब पुरुषों के अंदर नसबंदी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, वास्क्यूक्टोमी बोला जाता है। और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फीमेल के अंदर जो नसबंदी होती है, जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर नसबंदी मतलब फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे हमसे पूछा गया सेल टिश्यू निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बायोप्सी। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओबेसिटी इज कोज्ड बाय द एक्सेस ऑफ। जो मोटापा वो किसकी वजह से होगा, शुगर, एडिपोज टिश्यू, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की वजह से होगा क्योंकि इसके अंदर फैट, और फैट क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी है वो कोज करने का काम करती है, मोटापा बढ़ाने का काम करती है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉडी वार्म। कौन है जो बॉडी को गर्म रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए, स्वेट ग्लैंड, कनेक्टिव टिश्यू, हेयर्स या फिर एडिपोज टिश्यू। तो कौन करेगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फैट। क्या है इसके अंदर, फैट, वसा इसके अंदर स्टोर होता है। और ये क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, जो उष्मा का कुचालक है। तो शरीर के अंदर जो उष्मा बन रही है उसको बाहर निकलने नहीं देगा, तो शरीर को गर्म रखने का काम कौन कर रहा है, फैट। इसीलिए मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है, पतले लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो जो एडिपोज टिश्यू है
वो हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, उसमें फैट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हम्प ऑफ कैमल इज मेड अप ऑफ। जो कैमल का हम्प होता है उसका जो कुबड़ होता है वो किससे बना होता है? जो हम्प है वो किससे बना हुआ है? एडिपोज टिश्यू। हम्प तो पता ही होगा, जो ऊपर ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर जो निकला हुआ होता है उसका कुबड़ जिसको बोलते हैं हम, वो किसका बना होगा? एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्टिलेज या फिर बोन। तो किसका बना होता है? एडिपोज टिश्यू, और उसके अंदर बहुत सारा फैट है वो जमा रहता है। ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्स, हूफ एंड होर्न ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। जो खुर हो गए एनिमल्स के, नाखून हो गए, सींग हो गए, ये सब किसके बने हुए होते हैं? क्यूटिकल के बने होंगे, काइटिन के, केराटिन के, नन ऑफ दिस। तो किसके बने होंगे? केराटिन के। और केराटिन कैसा प्रोटीन होता है? वाटर वाटर रिपेलेंट, मतलब वाटर प्रूफ मानेंगे, जल रोधक बोलेंगे। ये ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो। स्प्रेन ऑफ बॉडी इज कोज्ड बाय पुलिंग ऑफ। बॉडी के अंदर मतलब शरीर में मोच आ गई, स्प्रेन आ गया, तो उसके किस चीज में खिंचा हुआ, शरीर के किस उस हिस्से में खिंचा हुआ, मतलब जहाँ स्प्रेन आया वहाँ पे उस पार्ट में किस चीज़ के अंदर खिंचा हुआ जिसकी वजह से हमें मोच आ गई? तो मसल के अंदर या कार्टिलेज के अंदर या टेंडोन के अंदर या नर्व के अंदर। तो जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर क्या आ जाता है? खिंचाव आ जाता है। हड्डी के साथ में जो कार्टिलेज है उसके अंदर खिंचाव आ गया और उसकी वजह से क्या आ जाती है? मोच आ जाती है। ये ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्केलेटन टिश्यू इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्म लेयर। जो कौन सी जर्म लेयर है जिसे स्केलेटन टिश्यू है वो ओरिजिनेट होगा? तो एंडोडर्म से होगा, मेसोडर्म से होगा, एक्टोडर्म से या ऑल ऑफ दिस। तो जो मेसोडर्म होती है, मध्य जनन स्तर होता है, मेसोडर्म जर्म लेयर है, उससे क्या बनता है? स्केलेटन टिश्यू है वो हमारा बनता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इधर हमने कवर कर लिए। अगर आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे ताकि, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।